हेलो एवरीवन, आप लोग कैसे अच्छे होंगे। आज मैं बात करूँगा। मैंने दो वीडियो बनाया हूँ जिसमें मैं मूल ढांचा से लेके जितने भी एक साल की करंट अफेयर्स हैं मैं सबको कंप्लीट कर लिया। आज मैं केंद्र राज्य संबंध की बात करेंगे। केंद्र राज्य संबंध और इनसे जितना रिलेटेड होगी क्वेश्चन बनने की चांस मैं सारे डिस्कस करेंगे। तो चलते हैं, शुरू करते हैं। सबसे पहले राज्यपाल की भूमिका क्या होती है, क्योंकि ये चर्चा का विषय बना हुआ है। तमिलनाडु में भी सुप्रीम कोर्ट एक्शन लिया है विधेयक को लेकर। तो चलते हैं, शुरू करते हैं। सबसे पहले इस केस को देखें, ये चर्चा का विषय क्यों बना राज्यपाल। तो केरल, तमिलनाडु और पंजाब, यहाँ पे विपक्ष की सरकार है, यानी कि बीजेपी की सरकार नहीं है। ठीक है, बीजेपी की सरकार यहाँ पे नहीं है। तो यहाँ पे क्या है ना कि विधानसभा से जो कानून पास किया जाता है, ठीक है, तो विधानसभा जो कानून पास किया जा रहा है, तो कानून ये तभी बनेगा जब राज्य के जो संवैधानिक अधिकारी हैं, यानी प्रशासन है, यानी राज्यपाल, ठीक है, उसका हस्ताक्षर हो। ये किया करते हैं। जैसे कोई विधेयक कानून कब बनेगी, सबसे पहले ये जानते हैं जब उस पर राज्यपाल की हस्ताक्षर हो जाता हो। तो ये हस्ताक्षर करते ही नहीं है, उसको दबा के रख देते हैं। ठीक है, इसी को लेके राज्यपाल के लिए संवैधानिक पद के लिए संवैधानिक प्रावधान को देख लेते। विधेयक के संबंध में देखें तो अनुच्छेद 200 के तहत किसी विधेयक को कानून बनाने के लिए राज्यपाल से सहमति लेना अनिवार्य है। बात सही है। 200 में कहा रखा है। राज्यपाल के कुछ विकल्प भी होते हैं, जैसे अब विधेयक विधानसभा से पास करके राज्यपाल के पास दिए हो। ठीक है, तो विधेयक को राज्यपाल के पास 3 स्थिति होती है। जो वे क्या करेगा, विधेयक को सहमति दे देगा तो कानून बन जाएगी। विधेयक को क्या करेगा, रोक लेगा सहमति को, यानी कि कोई फैसला नहीं देगा तो कानून नहीं बनेगी। तब तीसरी क्या है उनकी, जितनी जल्दी हो सके विधेयक को पुनर्विचार करने के लिए सदन को लौटा दे कि भाई इस कानून को फिर से आप विचार करके फिर से पारित कर लो। ठीक है, तो उसमें क्या है, यदि विधेयक को सदन द्वारा संशोधित सहित उनके बिना फिर से पारित कर दिया जाता है और राज्यपाल के पास अनुमति के लिए प्रस्तुत किया जाता है, तो राज्यपाल पूर्ण अनुमति देने के लिए बाध्य होता है। ये उल्लेख है। लेकिन दूसरी है स्थिति कि संविधान ऐसी कोई समय सीमा निर्धारित नहीं करती है। इस चीज़ को ध्यान रखना, समय सीमा निर्धारित नहीं है जिसके भीतर राज्यपाल को विधेयक को पुनर्विचार के लिए वापस करना होता है। यह केवल जितनी जल्दी हो सके सो उल्लेख कर रखा है। लेकिन चौथी स्थिति जो है ना, ये स्थिति क्या है कि विधेयक को आप राष्ट्रपति के लिए भी आरक्षित रख सकते हैं। कोई भी ऐसा विधेयक जो राज्यपाल की राय यदि कानून बन जाता है तो हाई कोर्ट की शक्तियों को इतना कम कर देगा कि वह पोजीशन जिसकी पूर्ति के लिए वह कोर्ट इस संविधान द्वारा उपबंधित है, संकट में आ जाएगा। तो मतलब ऐसा स्थिति है कि लग रहा है कि नहीं, संविधान में संशोधन किया जा रहा है, तो वो क्या करेगा, राष्ट्रपति के लिए रखेगा। उससे जैसे कि हाई कोर्ट है, राज्य में हाई कोर्ट होती है उच्च, तो उनकी अगर शक्तियों के कम किया जाए तो राष्ट्रपति के लिए रखेंगे पुनर्विचार के लिए। लेकिन यहाँ भी टाइम का उल्लेख नहीं है, तो इस चीज़ को ध्यान में रखना है। फिर राज्यपाल से संवैधानिक प्रावधान को देखेंगे तो अनुच्छेद 153 क्या कहता है, प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्यपाल होगा। अनुच्छेद 154, राज्य की कार्यपालिका शक्ति किसमें, राज्यपाल में निहित होगी। इसका प्रयोग संविधान के अनुसार स्वयं या अपने अधीनस्थ अधिकारियों के द्वारा किया जाएगा। अनुच्छेद 155 कहता है कि राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा किया जाएगी। अनुच्छेद 161 कहता है राज्यपाल के पास दंड का क्षमा करने, परिहार और लघुकरण आदि की शक्ति है, जबकि राज्यपाल के पास
मौत की सज़ा को क्षमा करने की शक्ति नहीं है, ठीक है, और सैन्य भी शक्ति नहीं है उनके पास। अनुच्छेद 163 कहता है राज्यपाल के कार्य उसके कार्यों को निष्पादन और मंत्रिपरिषद सहायता सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद होगी, जो मुख्यमंत्री के नेतृत्व में एक होती है, और मंत्रिपरिषद यानी कि जैसे कि मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल करते हैं, ठीक है। तो राज्यपाल मुख्यमंत्री के सलाह पर अन्य मंत्रियों की नियुक्ति होती है। अनुच्छेद 164 कहता है मुख्यमंत्री और उन मंत्रियों की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाती है। अनुच्छेद 213 कहता है राज्यपाल कुछ परिस्थितियों में अध्यादेश जारी कर सकता है। अनुच्छेद 217 कहता है हाईकोर्ट की न्यायाधीश की नियुक्ति के मामले में राज्यपाल से परामर्श किया जाता है, ठीक है। उसके राज्यपाल से संबंधित न्यायिक निर्णय के देखें तो 3-4 केस किया था सुप्रीम कोर्ट में। एक था शमशेर सिंह बाद 1974 में सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया कि यदि राज्यपाल किसी विधेयक पर सहमति रोकना या उससे राज्य विधानमंडल को लौटाते समय अपनी विवेकाधीन शक्तियों का प्रयोग नहीं करता है तो उसे मंत्रिपरिषद की सलाह के अनुसार कार्य करना जरूरी हो जाता है। नवाम रेविया बाद 2016 में कहा सुप्रीम कोर्ट ने कि यदि राज्यपाल अपने क्षेत्राधिकार या शक्ति से पूरे अपने विवेक का प्रयोग करता है तो उसकी न्यायिक समीक्षा की जाएगी, ठीक है। न्यायिक समीक्षा की बात कर दिया, बात तो सही है। और तीसरा पंजाब राज्यवाद आया था 2023 में मामला। यदि राज्यपाल किसी विधेयक पर सहमति रोकने पर निर्णय लेता है तो राज्यपाल को उस विधेयक को पुनर्विचार के लिए विधायिका को वापस भेजना पड़ेगा। ऐसे विधेयक को राज्यपाल के पास अनिश्चित काल तक नहीं रखा जा सकता है, सो बोल दिया है। लेकिन उपकुलपति बाद 2023 में सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया कि राज्यपाल विश्वविद्यालय की कुलपति के रूप में अपनी संविधिक क्षमता में कार्य करते समय मंत्रिपरिषद की सलाह मानने के लिए बाध्य नहीं। फिर तमिलनाडु राज्यवाद 2023 में उसमें भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि राज्यपाल राज्य विधानमंडल द्वारा पारित किसी विधेयक को पुनर्विचार के लिए भेजा जाता है और राज्य विधानमंडल उस विधेयक को पुनः पारित करके राज्यपाल के पास भेजा जाता है, तब राज्यपाल उस विधेयक को राष्ट्रपति के लिए आरक्षित नहीं रख सकता है, सो बोला। जब पुनर्विचार के लिए भिजवा ही दिए हो तो फिर अब राष्ट्रपति के लिए तो लोचा है ना, तो इस वजह से चलते हैं दूसरे पॉइंट पे। विधेयक को राष्ट्रपति के लिए के विचार हेतु आरक्षित करना ये अनुच्छेद 201 में दे रखा है। तो इसमें कहा है राष्ट्रपति या तो अपनी सहमति दे सकता है और सहमति रोक सकता है, ये 201 में पावर दे रखे हैं। राष्ट्रपति राज्यपाल को नियुक्त करती है राज्य में और राज्यपाल को अपने संदेश के साथ विधेयक को राज्य विधानमंडल को वापस लौटाने को निर्देश दे सकता है, ठीक। लेकिन यहाँ भी समय सीमा नहीं है बोले, फिर उसे राष्ट्रपति के पास तो फिर समय फिर से प्रस्तुत ने पुनर्विचार के लिए राष्ट्रपति के पास भेज सकते। अब चलते हैं दूसरा आर्टिकल है सहकारी संघवाद। हाल ही में प्रधानमंत्री ने भारत में सहकारी संघवाद के महत्व को रेखांकित किया। चर्चा का विषय तो सहकारी संघवाद के बारे में चर्चा कर लेते हैं, ठीक है। देखें सबसे पहले सहकारी संघवाद संघ और राज्यों के बीच क्षैतिज संबंध को प्रकट करता है, ठीक है। यानी यह दर्शाता है कि दोनों में से कोई भी एक दूसरे के ऊपर नहीं है, ठीक है। सहकारी संघवाद में परिकल्पना की जाती है कि राष्ट्र और एजेंसियां सरकारी कार्यों को संयुक्त रूप से पूर्ण करेगी, न कि अलग। 7वीं अनुसूची की बात करें तो समनुबंधिता के सिद्धांत को प्रिंसिपल ऑफ सब्सिडियरिटी की बात करता है। अनुच्छेद 312 के तहत अखिल भारतीय सेवाएं एकीकृत न्याय प्रणाली। एकीकृत न्याय प्रणाली मतलब है कि यह राज्यों के साथ केंद्रीय कानूनों को लागू के लिए उत्तरदायी है। अनुच्छेद 201 में
है कि पूर्ण विश्वास और पूर्ण मान्यता संबंधी खंड, इसके तहत प्रावधान किया गया है कि प्रत्येक राज्य की सभी सार्वजनिक अधिगमों, विलेखों, न्यायिक कार्यवाही उद्देश्य में पूर्ण विधान विश्वास और मान्यता प्राप्त होगी। राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 के तहत संवैधानिक निकायों के रूप में व्यवस्थित किया गया। वित्त आयोग की बात करें जो आर्टिकल 280 में दे रखा है। 279 खंड ए में जीएसटी परिषद का उल्लेख है। भारत में सहकारी संघवाद को बढ़ावा देने के लिए उठाए गए कदम देखें। 14वें वित्त आयोग केंद्रीय कर राजस्व में राजस्व का हिस्सा 32% बढ़ाकर 42% कर दिया। 15वीं वित्त आयोग ने 14वीं वित्त आयोग ने कर दिया था, लेकिन 15वीं वित्त आयोग ने 41% किया है। ठीक है, इसको आप याद करना, ये करेंट का था। उसके बाद इसमें कुछ नहीं। अंतर राज्य सीमा विवाद भी है, अभी असम और अरुणाचल प्रदेश में चर्चा का विषय बना हुआ है। तो इसको समझते हैं। पहले इस मैप में समझ लेते हैं कहाँ कहाँ सीमा विवाद है। हिमाचल प्रदेश और लद्दाख के बीच है, दोनों के बीच सरयू सीमा को लेकर विवाद है। यह लेह मनैला राजमार्ग के पास स्थित है। हरियाणा और हिमाचल प्रदेश में भी है, पंचकुला के पास परमाणु क्षेत्र को लेकर विवाद है। गुजरात राजस्थान में, देखिए गुजरात राजस्थान इस क्षेत्र को लेकर, ये हो गया राजस्थान पूरा एरिया का, और ये हो गया गुजरात। ठीक है, ये आपको हिमाचल प्रदेश, ये पंजाब, हरियाणा। तो गुजरात और राजस्थान को लेकर मानगढ़ पहाड़ी को लेकर विवाद है। ये ओडिशा हो गई, यहीं पे ओडिशा झील, चिल्का झील यहीं पे ओडिशा में चिल्का झील, इसको याद कर लेना, मीठे पानी झील है। पश्चिम बंगाल में ओडिशा और पश्चिम बंगाल के बीच में विवाद है। और देखो यहाँ पे केरल, कर्नाटक केरल विवाद चल रहा है। महाराष्ट्र कर्नाटक विवाद चल रहा है। तो इस चीज़ को वो डिटेल से जानते हैं। राज्यों के बीच विवादों का समाधान करने का तरीका क्या है? न्यायिक निवारण। सुप्रीम कोर्ट ने अपनी आरंभिक अधिकारिता के तहत राज्यों के बीच विवादों का निर्णय करता है। संविधान के अनुच्छेद 131 में यह प्रावधान कर रखा है। सुप्रीम निम्नलिखित विवादों में आरंभिक अधिकारिता प्राप्त होगी, जैसे भारत सरकार और एक या एक से अधिक राज्यों के बीच विवाद, एक और भारत सरकार और किसी राज्य या राज्यों द्वारा दूसरी और एक या अधिक राज्यों के बीच विवाद, और या दो से अधिक राज्यों के बीच विवाद। अंतर्राज्य परिषद की बात है। अनुच्छेद 263 में राष्ट्रपति को राज्य के बीच विवादों का समाधान करने के लिए अंतर्राज्य परिषद गठित की जाएगी। राज्य और केंद्रों के बीच चर्चा के लिए एक मंच के रूप में निम्नलिखित कर्तव्य है। राज्यों के बीच विवाद उत्पन्न हो गए हो तो इसकी जांच करना और सलाह देना। ठीक है, क्षेत्रीय परिषद भी है। क्षेत्रीय परिषद राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 के द्वारा गठित किया गया एक वैधानिक निकाय है। ठीक है, यह सहयोग और समन्वय को बढ़ावा देना इसका काम है। क्षेत्रीय परिषद की बात करें तो अध्यक्ष इसका गृह मंत्री होता है। 5 क्षेत्रीय परिषद है। उत्तरी परिषद, जिसमें हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, पंजाब, राजस्थान ये सब आती है, न्यू दिल्ली। उसके मध्य क्षेत्रीय परिषद छत्तीसगढ़, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश आता है। पूर्वी क्षेत्रीय परिषद बिहार, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, पश्चिमी गोवा, गुजरात, महाराष्ट्र शासित प्रदेश, और दक्षिणी क्षेत्रीय परिषद आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु आती है। अंतर्राज्यीय जल विवाद, हाल ही में केंद्रीय मंत्री ने अंतर्राज्यीय जल विवाद अधिनियम 1956 के तहत कृष्णा जल विवाद अधिकरण 2 के विचारों के लिए कई विषयों को मंजूरी दी है। तो ये चर्चा का विषय है। तो सुप्रीम कोर्ट ने सतलज लिंक नहर के निर्माण में धीमी प्रगति के लिए पंजाब सरकार को आलोचना की। तो देखते हैं, संविधान की 7वीं अनुसूची राज्य सूची प्रदेश 17 के अनुसार राज्य जल, जलापूर्ति, सिंचाई, नहर निकास, जल भंडारण,
तथा जल शक्ति विषयों पर कानून बना सकता है। ठीक है, हालांकि संघ सूची प्रविष्टि 56 के प्रावधानों के अधीन है। ठीक है, उसके बाद देखें अनुच्छेद 262 क्या कहता है। संसद कानून किसी अंतर्राज्यीय नदी या नदी घाटी के जल के उपयोग, वितरण या नियंत्रण के संबंध में किसी भी विवाद की शिकायत के न्याय निर्णय के लिए प्रावधान कर सकती है। अनुच्छेद 262 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए संसद ने निम्नलिखित 2 कानून बनाया है। जैसे अंतर्राज्यीय जल विवाद अधिनियम 1956। इस कानून के अंतर्गत यदि एक राज्य सरकार जिसकी किसी अन्य राज्य सरकार के साथ जल विवाद तो है, तो वो विवाद समाधान हेतु अधिकरण के पास भेजने के लिए केंद्र सरकार का अनुरोध कर सकती है। नदी जल बोर्ड अधिनियम 1956 है। राज्य नदी और नदी घाटियों के विनियमन और विकास केंद्र सरकार द्वारा नदी बोर्ड के गठन कर सकती है। ठीक है, इस चीज़ को पॉइंट रखना। उसके बाद देखो अनुच्छेद 136 सुप्रीम कोर्ट का अधिकरण का आदेशों के खिलाफ अपील करने का है। उसके बाद देखें तो कुछ यहाँ पे पॉइंट देख लेते हैं। देखो SYL सतलज यमुना लिंक परियोजना। सतलज यमुना नहर जो हरियाणा और पंजाब के बीच है, रावी और ब्यास नदियों पे इसमें भी धीमी बताया तो सुप्रीम कोर्ट ने आलोचना किया था। कृष्णा जल विवाद है 1969 में, यहाँ पर कृष्णा जल विवाद अधिकरण का गठन किया गया था। तो इसके लिए इतना ही है। उसके बाद न्यायपालिका की चर्चा कर ले। अभी न्यायपालिका चर्चा में बना हुआ न्यायिक नियुक्ति की बात है। हाल ही में न्यायाधीशों की नियुक्ति में केंद्र द्वारा अत्यधिक देरी के खिलाफ अवमानना का मामले की सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने सरकार उन नियुक्ति का अधिसूचित करना चाहिए, विशिष्ट गमन उन्हें भेजना चाहिए। तो पहले देखें सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की नियुक्ति के बारे में। न्यायाधीशों की नियुक्ति एक कोलेजियम प्रणाली से के तहत की जाती है। सही, संविधान को देखें तो अनुच्छेद 124 और 217 में सुप्रीम कोर्ट तथा हाईकोर्ट के न्यायाधीशों की नियुक्ति का प्रावधान करता है। कोलेजियम प्रणाली में सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के माध्यम से विकसित हुई है और ये निर्णय 1991, 93, 98 में 3JJ केस में दिए गए। सुप्रीम कोर्ट कोलेजियम की अध्यक्षता भारत के मुख्य न्यायाधीश करती है। 4 अन्य वरिष्ठ न्यायाधीश होते हैं। हाईकोर्ट कोलेजियम के अध्यक्ष संबंधित हाईकोर्ट के वर्तमान मुख्य न्यायाधीश होते हैं। ठीक है, और वो सुप्रीम कोर्ट के कोलेजियम को सिफारिश करते हैं। न्यायाधीशों की नियुक्ति में सरकार की भूमिका देखें तो सरकार कोलेजियम के संबंध में आपत्ति उठा सकती है और स्पष्टीकरण मांग सकता है। हालांकि कोलेजियम उन्हीं नामों की सरकार के पास फिर भेजता है जो सरकार उन्हें न्यायाधीश रूप से नियुक्ति करने के लिए बाध्य है। ठीक है, तो कुछ प्रावधान देख रहे थे संवैधानिक। सुप्रीम कोर्ट न्यायपालिका में नियुक्ति से संबंधित संवैधानिक प्रावधान अनुच्छेद 124(2) सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा सुप्रीम कोर्ट और हाईकोर्ट के कुछ न्यायाधीशों राष्ट्रपति इस उद्देश्य के लिए जितने न्यायाधीश से परामर्श के बाद की जाएगी। भारत के मुख्य न्यायाधीश के अलावा किसी अन्य न्यायाधीश की नियुक्ति के मामले में CJI से परामर्श किया जाएगा। अनुच्छेद 217 हाईकोर्ट के न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा CJI और राज्य के राज्यपाल के परामर्श से की जाएगी। हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के अलावा किसी अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति के मामले में हमेशा उससे परामर्श लिया जाएगा। ठीक है, तो ये इतना है। अब उसके बाद तो कुछ और प्रावधान देख लें। अखिल भारतीय न्यायिक सेवा की बात है। अखिल भारतीय न्यायिक सेवा की स्थापना का विचार प्रस्तुत किया।
26 नवंबर को राष्ट्रपति ने न्यायाधीश की भर्ती के लिए। तो अखिल भारतीय न्यायिक सेवा के बारे में देख लेते हैं क्या है। सभी राज्यों के लिए अतिरिक्त जिला न्यायाधीशों और जिला न्यायाधीशों नियुक्ति के स्तर पर न्यायाधीशों की भर्ती केंद्रीकृत करने के लिए एक सुधारात्मक प्रयास है। तो अखिल भारतीय न्यायिक सेवा केंद्रीय न्यायिक सेवा का विचार पहली बार 14वें वित्त आयोग 1958 में न्यायिक प्रशासन के सुधार पर रिपोर्ट प्रस्तुत किया था। संविधान को 42वां संविधान संशोधन द्वारा अनुच्छेद 312(1) में संशोधित किया गया। संशोधन के तहत संसद को अखिल भारतीय न्यायिक सेवा सहित एक से अधिक भारतीय सेवाओं के गठन के लिए कानून बनाने का अधिकार दिया गया है। तो वर्तमान में जिला न्यायाधीशों की भर्ती पद्धति भारत के संविधान के अनुच्छेद 233, 234 में जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति संबंधित प्रावधान दे रखा है। राज्य लोक सेवा आयोग और संबंधित हाईकोर्ट द्वारा संचालित की जाती है। ठीक, इसको इतना है। कानूनी सहायता की बात करें, लीगल असिस्टेंस, कानूनी सहायता के बारे में चर्चा कर लेते हैं। चर्चा का विषय बना हुआ कानूनी सहायता का तात्पर्य उन गरीबी या जरूरतमंद लोगों को मुफ्त कानूनी सेवाएं प्रदान करना। इसी में नालसा का भी उल्लेख आएगा। ठीक है, आ ही गया। तो विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 में यह भारत में कानून सहायता के लिए एक वैधानिक ढांचा प्रदान किया गया, जिसमें नालसा राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, सालसा तथा जिला विधिक सेवा प्राधिकारी DLSA के गठन का प्रावधान किया गया। ये देखे थे ना, यूपीएससी क्वेश्चन पूछ रखा है नालसा के बारे में, NALSA पे क्वेश्चन पूछ रखा है। ठीक है, तो इसमें ये चीज मेन है NLSA, इसको पढ़ना। इसका गठन विधिक सेवा प्राधिकार अधिनियम 1987 में गठन किया। मुख्य न्यायाधीश संरचना, मुख्य न्यायाधीश इसके संरक्षक होते हैं। सुप्रीम कोर्ट का एक सेवानिवृत्त सेवा न्यायाधीश इसमें कार्यरत अध्यक्ष के रूप में कार्य करता है। इसमें इसका उल्लेख है कि इसका कार्य कमजोर वर्गों को न्यायिक निःशुल्क सेवा उपलब्ध कराना। ठीक है, देखो सालसा SCLSC सुप्रीम कोर्ट विधिक सेवा समिति जो है, इसके संरक्षक जो है ना मुख्य न्यायाधीश होता है। सदस्य मान सुप्रीम कोर्ट का कोई एक मौजूद न्यायाधीश, जिसमें भारत के मुख्य न्यायाधीश जो है शामिल होते हैं। दिशा योजना, इस योजना को मतलब कई सारे पोर्टल शुरू किया गया तो निःशुल्क न्याय आपको मिलेगी। ठीक है, उतना वो इम्पोर्टेंट नहीं। मध्यस्थता अधिनियम ये आया 2023 में, विधेयक आया। तो मध्यस्थता वैकल्पिक विवाद समाधान एक है ADR उन अलग अलग तरीकों के बारे में बताता है जिनका उपयोग करके लोग बिना किसी सुनवाई के विवाद का समाधान कर सकते हैं। भारत में ADR के बढ़ावा के लिए उठाए गए कदम देखिए, मध्यस्थता सुलह अधिनियम 1996, ये सब 5 प्रकार के ADR होते हैं: सुलह, समझौता, मीडिएशन, सहयोगी कानून, मध्यस्थता। ठीक है, अब बात करते हैं लोक अदालत की। वैकल्पिक विवाद निवारण तंत्र है लोक अदालत। लोक अदालत के बारे में इसकी स्थापना विधिक सेवा प्राधिकार अधिनियम 1987 के तहत किया गया। इसका गठन अलग अलग स्तरों पर किया गया है: राष्ट्रीय लोक अदालत, राज्य प्राधिकरण, हाईकोर्ट उच्च न्यायालय स्तर, जिला न्यायाधीश तालुक। राष्ट्रीय स्तर पर लोक अदालत अंतराल पर आयोजित की जाती है। पूरे देश में लोक अदालतों आयोजित की जाती है। मोबाइल लोक अदालत का भी आयोजन किया जाता है। क्षेत्राधिकार देखें, लोक अदालत न्यायालय में लंबित विवाद मामला जो भी है उनकी सुनवाई करते हैं। तो इससे क्या होता है ना, वजन न्यायालय पर हाईकोर्ट पर घटती है, चाहे अधीनस्थ न्यायालय पर वजन घटाया जाता है।
छोटा छोटा केस जो है उसको लोक अदालत में निपटा लिया जाए समझौता करके। तो इनके निर्णय अंतिम होते हैं और सभी पक्ष पर बाध्यकारी होता है लोक अदालत। इनके निर्णय के विरुद्ध किसी भी न्यायालय में कोई अपील नहीं कर सकता है लोक अदालत के खिलाफ। ठीक है। उसके बाद देखें तो मॉडल जेल अधिनियम 2023। देखो जेल अधिनियम ये इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि 2023 में आप जब क्वेश्चन देखोगे ना PYQ, ठीक है, UPSC की, उसमें क्वेश्चन बहुत अच्छा पूछ रखा है, इसलिए इम्पोर्टेंट है जेल अधिनियम। चलते हैं, शुरू करते हैं मॉडल जेल अधिनियम 2023। और दोस्तों मैं एक चीज़ बताऊँ, आप लोग लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करो और लोग दोस्तों के साथ शेयर करो। ठीक है। ये BPSC UPSC एग्ज़ाम के लिए आपको इम्पोर्टेंट है करंट अफेयर, क्योंकि BPSC को भी जो है ना पैटर्न बदल चुका है। तो इसके लिए जेल अधिनियम चलता है। जेल अधिनियम 1894 का स्थान लेगा। तो चलते हैं जेल अधिनियम के बारे में क्या है। जैसे पैरोल या फॉलो पर रिहा करने तथा सजा में कमी करने के लिए प्रावधान किया गया है। इसमें पैरोल मतलब क्या होता है, किसी कैदी को सशर्त रिहा करने के लिए एक प्रणाली है। इसमें एक समय निश्चित समय अवधि के लिए सजा को निलंबित कर दिया जाता है। लंबी अवधि के कारावास के मामले में कैदी को फलो पर रिहा किया जाता है। किसी कैदी को दी गई फलो की अवधि को उसकी सजा में कमी के रूप में माना जाता है। जमानत का आस है। किसी आपराधिक मामले में अभियुक्ति की अस्थायी रिहाई। अब देखें तो कैदियों के प्रति दृष्टिकोण में परिवर्तन लाना, कैदियों को व्यवहारिक प्रशिक्षण और उनका कौशल का विकास करना, महिलाओं और ट्रांसजेंडर कैदियों के लिए अलग जेल की व्यवस्था, जेल प्रशासन प्रौद्योगिकी के उपयोग का प्रावधान किया गया। इसमें उच्च सुरक्षा वाली जिलों की स्थापना करने की सिफारिश किया है। खुली एवं अर्ध खुली जेलों के लिए प्रावधान किया गया है। अदालत में वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए कैदियों की सुनवाई होगी। जेल सुधार समिति की सिफारिश द्वारा किया गया। तो देखो इस कानून के अनुसार जेल वह स्थान है जिसका उपयोग कैदी को अस्थायी या अस्थायी रूप में कैद के लिए किया जाता है। परिभाषा में पुलिस कस्टडी और सहायक को शामिल नहीं किया गया। जेल से संबंधित कानून को देखें तो 7वां संविधान 7वीं अनुसूची जेल या उनके निरुद्ध व्यक्ति कैदी सूची 2 प्रविष्ट जाल 4 के तहत राजसूची का विषय है। ठीक है। जेल और प्रशासन प्रबंधन संबंधित राज्य सरकार की जिम्मेदारी है। अनुच्छेद 39 में कहा है व्यक्ति को निःशुल्क कानूनी सहायता प्रदान किया जाएगा DPSP में। ठीक है। अब उसके बाद देखें हम सुर्खियों में रहा तो एक कम करते हैं ना, अन्य सुर्खियों को हम नेक्स्ट डे वीडियो बना के हम आपको तब इलेक्ट्रॉन बोर्ड ये सब चुनाव हो गए हैं, ये सब कर लेंगे नेक्स्ट में। थैंक यू दोस्तों।